Once again, welcome to electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you fundamental of electrical engineering. In last lecture, we will discuss about the EMF equation and we perform thus one numerical on EMF equation. In today's lecture, we will discuss about the ideal transformer, phasor diagram at no load condition, phasor diagram at load condition for ideal condition and practical condition. And after that, we will discuss some numerical based on the phasor diagram. तो आज यूनिट नंबर 3 के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 3। तो व्हाट आर द कंडीशन फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हमने यहाँ कुछ कंडीशन मेंशन की हैं कि ये अगर अकर करें तो वो हमारी आइडियल कंडीशन होंगी। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट, नो कॉपर लॉसेस। मशीन के अंदर कोई भी आपके कॉपर लॉसेज अकर नहीं करने चाहिए। कॉपर लॉसेज मतलब वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपका जीरो होना चाहिए। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो क्यों होगा? क्योंकि कॉपर लॉसेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं I2 स्क्वायर R से। ये तभी जीरो होंगे जब वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपका जीरो हो। मीन नो आयरन लॉसेस, नो लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या है कि जो फ्लक्स आपके मशीनरी में प्राइमरी साइड पर डेवलप हुआ है वो आपका सेकेंडरी साइड पे भी लिंक करना चाहिए। मशीन के अंदर कोई भी आयरन लॉसेस नहीं होने चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, an ideal transformer give the output exactly equal to the input power. The efficiency of an ideal transformer is 100%. Actually, it is impossible to have such a transformer in practice, but ideal transformer model make problems easier. अब हमने आइडियल कंडीशन को क्यों डिस्कस किया है? क्योंकि हमें आइडियल ट्रांसफॉर्मर के कंपैरिजन में हमें अपने प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को स्टडी करना है। और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में ये सारे के सारे कॉपर लॉस भी होगा, आयरन लॉस भी होगा, लीकेज भी होगा और एफिशिएंसी भी उसकी 100% नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये सारी कंडीशन अकर करेंगी। अब हम चलते हैं अपने फेजर डायग्राम पर। अब फेजर डायग्राम में जो सबसे पहले कंडीशन आती है कि ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन, ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन। तो ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन का मतलब है कि जब आप कोई ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करते हैं, सपोज कीजिए आपने सपोज कीजिए हमने कोई ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ किया जिसमें आपके पास प्राइमरी साइड पे हमने सोर्स अप्लाई किया है और लोड आपने ओपन किया है। ठीक है, तो लोड अगर आपने ओपन किया है तो क्या होगा? ये आपका नो लोड कंडीशन होगी। अब हम बात करते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल के लिए। तो अगर हम आइडियल की बात करते हैं, इधर मैं आइडियल लिख लेता हूं और इधर हम प्रैक्टिकल लिख लेते हैं। तो जब हमने पहले लेक्चर में आपके वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने बताया था कि जब आप किसी भी मशीनरी में अगर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वो सर्किट आपका क्लोज होगा तो वहां आपकी एक एक्साइटिंग करंट फ्लो करेगी। ठीक है, नो लोड कंडीशन में ये नो लोड करंट होगी। ठीक है, जब ये नो लोड करंट आपके ट्रांसफॉर्मर के नंबर ऑफ टर्न्स में मूव करेगी, अगर ये आपके N1 है तो यहां से N1 आई नोट क्रिएट होगा जिसको आप बोलेंगे MMF और इस MMF की वजह से आपका फ्लक्स बनेगा जिसको आप बोलेंगे फाई। ठीक है जी, फाई आपके प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को कट करेगा तो यहां आपका E1 प्रोड्यूस होगा। E1 की जो नेचर होगी वो आपके अप्लाइड वोल्टेज से अपोजिट होगी ड्यू टू द लेंज लॉ। सेम फ्लक्स आपके सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स E2 को N2 को कट करेगा और वहां आपका E2 इंड्यूस करेगा। ये जो E2 इंड्यूस्ड हुआ है ये ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन होगा और जो E1 हुआ है वो सेल्फ इंडक्शन होगा।
तो यहां अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले अभी हम आइडियल केस इस साइड ड्रॉ करेंगे और जो प्रैक्टिकल केस होगा उसको ड्रॉ करने के लिए हम इस साइड ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले आपको चलिए अब हमने ये क्यों ड्रॉ किया है, अब हमने यहां इस तरीके से ड्रॉ किया है। ये हमने फ्लक्स लिया है क्योंकि फ्लक्स आपका कॉमन क्वांटिटी है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के लिए। ये ऊपर की साइड जो हमने ड्रॉ किया है ये आपकी प्राइमरी साइड है और जो आपका नीचे की साइड है वो आपका सेकेंडरी साइड है। E1 और E2 की जो नेचर है वो B1 से अपोजिट है और जब हम AC क्वांटिटी में अपोजिट साइन को दिखाते हैं तो हम उससे अपोजिट चलते हैं अगर हमें माइनस साइन शो करना हो। अब हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर है और आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए जो हमने कंडीशन स्टडी की थी दैट इज द वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपका जीरो होना चाहिए, कोर लॉस आपके जीरो होने चाहिए, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लीकेज रिएक्टेंस आपका जीरो होना चाहिए, इफिशिएंसी आपकी 100% होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां जो कोर है ये जो आई नोट करंट यहां फ्लो करेगी इसका काम क्या होगा, केवल सर्किट में फ्लक्स का प्रोडक्शन करना होगा। इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगी वो केवल आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी और नो लोड जो करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू होगी केवल मैग्नेटाइजिंग करंट। अब ये सर्किट प्योरली इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो यहां करंट आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करके चलेगी, इसलिए हमने इस करंट को एक्स एक्सिस पे दिखाया है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो ये कंडीशन आपकी है आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन। 2 नंबर में आपके पास इस कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड कंडीशन। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के केस में आपके पास ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, दिस इज V1, दिस इज 5 एंड दिस इज E1 एंड E2। लेकिन ये जो आई नोट करंट होगी अब क्या होगा, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहां आपके लॉसेज भी फीड होंगे और करंट आपके सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब जो करंट लॉसेज को प्रोड्यूस कर रही होगी, तो जब हमारी मशीन में लॉसेज अगर करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट और नॉइस करते हैं। अगर हीट की फॉर्म में अकर कर रहे हैं तो इसका मतलब सर्किट आपका रजिस्टिव होगा और रजिस्टिव के केस में आपकी जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगी। इसका मतलब अगर मैं कोर लॉस कंपोनेंट ड्रॉ करता हूं तो वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होंगे और जो आपका फ्लक्स वाला कंपोनेंट होगा, जो आपकी करंट का मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा, वो आपका क्या करेगा, फ्लक्स के साथ सेम फेज में होगा या मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज के साथ 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। अब इन दोनों के रिजल्टेंट से आपके सर्किट में प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए नो लोड करंट फ्लो करेगी। दिस इज आई नोट। V1 और आई नोट के बीच में जो एंगल होगा दैट इज फाई नोट। अगर मैं यहां से आई नोट की वैल्यू लिखता हूं तो ये आती है अंडर रूट IC का स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर। आई नोट क्या है आपकी, नो लोड कंपोनेंट करंट, नो लोड करंट
and IC core loss component current and IM मैग्नेटाइजिंग करंट। अब अगर मैं यहां से आईसी की वैल्यू लिखता हूं तो आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आईसी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आई नोट कॉस फाई नोट एंड आई एम इज इक्वल टू आई नोट साइन फाई नोट। तो ये वैल्यू आपकी आईसी के लिए है और ये वैल्यू आपके पास आईएम के लिए है। तो ये कंडीशन आपकी आइडियल ट्रांसफॉर्मर हुई एट लोड नो लोड कंडीशन, और ये आपकी कंडीशन हुई प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मर के लिए एट लोड कंडीशन की बात करते हैं। अब लोड कंडीशन में क्या होगा कि एक लोड कनेक्ट हो जाएगा। जब लोड कनेक्ट हो जाएगा तो सर्किट कनेक्ट क्लोज हो जाएगा, तो यहां भी एक करंट I2 फ्लो करेगी। अब सबसे पहले हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन के लिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन। अब जो लोड होगा वो किस तरह का हो सकता है? जो लोड है वो आपका रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है और कैपेसिटिव हो सकता है, लेकिन लोड आपका कभी भी आइडियल नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हम तीनों ही केस के लिए आपके फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं रेजिस्टिव के लिए। तो मैं आपको एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। चलिए अब हमने यहां अब बात कर लेते हैं हम प्योरली रजिस्टिव के केस में। अब क्या होगा, जो हमने आइडियल कंडीशन ड्रॉ की थी, तो आइडियल कंडीशन में हमने ड्रॉ किया था V1 फाई E1 E2 एंड I नोट इज इक्वल टू आई, ये ड्रॉ किया था। अब आइडियल कंडीशन में क्या होगा, जब लोड कनेक्ट होगा तो आपने वोल्टेज लगाया, आपने सपोज किया प्राइमरी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, आपने प्राइमरी वोल्टेज V1 अप्लाई किया जिसकी नेचर आपकी एक साइनोसॉइडल थी। तो एक आपकी प्राइमरी करंट फ्लो करेगी। जब ये करंट आपकी यहां नंबर ऑफ टर्न्स N1 में फ्लो करेगी तो N1I1 क्रिएट करेगी जिसको आप MMF बोलते हो, और उसकी वजह से आपका एक फ्लक्स बनेगा जिसको आपने बोला कि ये फ्लक्स आपका अल्टरनेटिंग होगा। और ये फ्लक्स जब आपके प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को कट करेगा तो ये प्राइमरी साइड पे E1 का प्रोडक्शन करेगा, और सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स को जब कट करेगा तो ये E2 प्रोड्यूस करेगा। अगर लोड कनेक्टेड होगा तो लोड पे आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई, लेकिन जब ये I2 करंट फ्लो करेगा तो I2 करंट भी I2N2 क्रिएट करेगा। अब I2N2 क्रिएट होगा तो I2N2 की वजह से एक और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब उस फ्लक्स की जो नेचर होगी वो ये जो मेन फ्लक्स आपका फ्लो कर रहा था इससे अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि यहां जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो प्राइमरी साइड की जो करंट फ्लो कर रही है उसकी डायरेक्शन से अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे लोड की नेचर रेजिस्टिव है,
इसका मतलब है कि जो हमारे पास सेकेंडरी साइड में वोल्टेज होगा, वोल्ट करंट जो फ्लो करेगी सेकेंडरी साइड में, वो उसके साथ सेम फेज में होगी, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टिव के लिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। तो इसका मतलब V2 और I2 आपके सेम फेज में होंगे। अगर V2 I2 सेम फेज में होंगे तो कोर के अंदर जो मेन फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब ये I2 N2 यहां फ्लो करेगा तो आपका एक phi2 क्रिएट होगा। अब phi2 क्रिएट होगा तो ये मेन फ्लक्स को क्या करेगा, वीक करेगा, और मेन फ्लक्स कम होगा तो E1 और E2 की वैल्यू कम होगी, और E1 E2 कम होंगे तो V1 और E1 में डिफरेंस क्रिएट होगा। उस डिफरेंस की वजह से आपके सोर्स में एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगी जो इस phi2 को काउंटर बैलेंस करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी साइड पे भी एक आपके सेकेंडरी साइड की काउंटर बैलेंस करंट होगी जिसको आप बोलते हैं I2 डैश। अब इसकी वजह से इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से एक करंट फ्लो करेगी जिसको आपने बोला है प्राइमरी करंट, और ये वह करंट वैल्यू होगा phi1। ये है आपके लिए रेजिस्टिव केस के लिए। दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं इंडक्टिव के लिए। बेसिक चीजें आपकी सेम है, V1 phi एंड E1 E2 एंड V2। अब अगर सर्किट इंडक्टिव होगा तो क्या होगा, वोल्टेज से जो करंट होगी वो फाई एंगल लैग करके चलेगी। अगर करंट आपकी लैग कर रही है, करंट क्या है, अगर वो आपकी लैग कर रही है, ठीक है, तो मुझे इसको थोड़ा सा ये मैंने ब्लैक इसलिए किया है क्योंकि मुझे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो भी शो करना है। तो अब क्या है कि जो हमारा I2 करंट होगा वो आपका वोल्टेज से लैग करेगा, तो ये करंट आपकी phi2 एंगल होगा। अब इसी के अपोजिट इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए प्राइमरी साइड में एक करंट फ्लो करेगी जिसको आप बोलेंगे I2 डैश। ये है आपका काउंटर बैलेंस करंट, और आपकी एक्स एक्सिस पे I नोट इक्वल टू IM है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट से जो करंट फ्लो करेगी वो आपकी प्राइमरी करंट होगी I1। अगर आपका सर्किट लोड कैपेसिटिव होगा, क्या हो, कैपेसिटिव, उस केस में जो करंट होगी वो वोल्टेज से फाई एंगल से लीड करेगी। अगर वो फाई एंगल से लीड करेगी तो करंट आपकी कहीं यहां फ्लो कर रही होगी I2, और इसके अपोजिट में जो काउंटर बैलेंस करंट होगी दैट इज I2 डैश होगी। यहां आपका I नोट इज इक्वल टू IM होगा जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। इन दोनों के रिजल्टेंट से जो आपका करंट होगा दैट विल बी प्राइमरी करंट I1। तो इस तरीके से
हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए फॉर रजिस्टिव केस, इंडक्टिव केस और कैपेसिटिव केस के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर सेम चीज हम करते हैं किसके लिए, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए, ट्रांसफॉर्मर एट लोड कंडीशन, तो वो जो फेजर डायग्राम बनते हैं वो जो थोड़े से टिपिकल्स होते हैं। टिपिकल इन द सेंस अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। अब हमने ये प्रैक्टिकल एक ट्रांसफॉर्मर दिखाया है जिसमें हमने वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस शो किया है। R1 प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और X1 आपका लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी साइड। सिमिलर तरीके से आपके पास R2 है सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस और JX2 हमने सेकेंडरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस शो किया है। E1 प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ है और E2 आपका सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो करती है और करंट I1 क्या होती है, यहां जो रेजिस्टेंस है और जो लीकेज रिएक्टेंस है इसमें ड्रॉप क्रिएट करेगी और ड्रॉप क्रिएट करने के बाद यहां जो वोल्टेज बचेगा उसको हम बोलते हैं V1 डैश, जो इक्वल होगा E1 के। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से इक्वेशन लिखता हूं V1 इज इक्वल टू, तो वो लिखी जाती है E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1। अगर मैं इसको V1 E1 को V1 डैश भी लिख सकता हूं तो ये लिखता हूं मैं I1 R1 प्लस JX1। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो फेजर डायग्राम अगर मैंने V1 डैश ड्रॉ किया, दिस इज V1 डैश, तो यहां I1 R1 आ जाएगा रजिस्टर ड्रॉप और यहां से क्वाड्रेचर एंगल 90 डिग्री का JI1 X1। ये मैं इसलिए ड्रॉ करके बता रहा हूं कि जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो V1 डैश या E1 और ये V1 इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल्स आएगा। ठीक है ना। सिमिलर तरीके से अगर मैं सेकेंडरी साइड पे लिखता हूं तो E2 इक्वल टू लिखा जाएगा B2 प्लस I2 R2 JX2। ठीक है जी। तो अगर आप B2 को ड्रॉ करेंगे तो B2 I2 R2 JI2 X2, तो यहां से आपके पास E2 मिलेगा। इसका मतलब B2 और E2 में क्या होगा, कुछ एंगल होगा और B2 जो होगा वो लैग कर रहा होगा, यहां B1 डैश लैग कर रहा होगा। तो अब अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो देखें किस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हम एक रजिस्टिव लोड के लिए देख लेते हैं कि रजिस्टिव लोड के लिए हम किस तरीके से अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक डायग्राम था वो हम बना लेते हैं। ये आपका फाई जो कॉमन था। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज होगा ये आपका B1 डैश होगा, तो ये आपका B1 डैश है और ये हमने मान लिया हमारे पास E1 और E2। ठीक है, हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना, क्योंकि इनके नंबर ऑफ टर्न्स हमने सेम लिए हैं। जब हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ किया था तो आपने देखा था आई नोट कुछ एंगल पे था। ठीक है, तो हम इसको आई नोट को ड्रॉ करते हैं फिर से। तो आई नोट कहां होगा आपका, हमारे पास ये कोई आई नोट होगा। ठीक है जी। अब लोड अगर आपका रजिस्टिव है, किस लोड के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, रजिस्टिव लोड के लिए।
तो रजिस्टिव लोड के केस में अब वोल्टेज ड्रॉ करना है मुझे सेकेंडरी साइड में, तो वोल्टेज लैग करेगा। इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो कहीं यहां ड्रॉ आ रहा होगा, और रजिस्टिव के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, तो I2 कहीं यहां होगा आपका। इसके अपोजिट में एक काउंटर बैलेंस करंट फ्लो करेगी जो आपकी I2 डैश होगी। I2 डैश और I नोट के रिजल्टेंट से आपकी एक करंट फ्लो करेगी जिसको आप बोलेंगे प्राइमरी करंट I1। ये करंट है आपकी I1। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारे पास क्या क्या चीज मिल गई, हमें B2 मिल गया। B2 में अगर मैं I2R2 और JI2X2 ऐड करूं तो मुझे E2 मिल जाएगा। तो I2R2 कहां होगा, करंट के साथ सेम फेज में, यानी कि I2R2 इस करंट के साथ सेम फेज में, और यहां से 90 डिग्री JI2X2। सिमिलर तरीके से अगर आप B1 डैश में I1R1 प्लस JX1 को ऐड करें तो करंट के साथ सेम फेज में रजिस्टिव ड्रॉप होगा। दिस इज I1R1। ये जो I1R1 है ये इस करंट के साथ पैरेलल में है, और यहां से क्वाड्रेचर एंगल दैट इज 90 डिग्री JI1X1, और यहां से ओरिजिन से अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास V1, और V1 और I1 की वैल्यू phi1, और V1 और I नोट की वैल्यू phi नोट। इस तरीके से ये आपका फेजर डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। अगर इंडक्टिव के लिए हम ड्रॉ करें तो इंडक्टिव के लिए करंट जो होगी वो लैग करेगी। चलिए अब इंडक्टिव के लिए ड्रॉ करते हैं। तो इंडक्टिव के लिए ड्रॉ करने के लिए फिर से हम चलिए phi V1 डैश एंड E1 E2। यहां से आपका वोल्टेज थोड़ा सा लैग करेगा, ये हमने वोल्टेज ड्रॉ कर दिया। दिस इज V2। V2 से आपकी करंट लैग करेगी, दिस इज I2, और ये एंगल होगा आपका phi2। यहां आपकी नो लोड करंट फ्लो करेगी, दिस इज I नोट, और इसके अपोजिट एक करंट फ्लो करेगी जिसको आप बोलेंगे I2 डैश। इन दोनों के रिजल्टेंट से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I1। अब B2 में करंट के साथ सेम फेज में अगर हम चलें, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं इससे आपको देखने में आसानी हो, तो ये आपका I2R2 होगा, और यहां से क्वाड्रेचर एंगल, ये क्वाड्रेचर एंगल नहीं बना, इसको 90 डिग्री पर ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री इसके हिसाब से यहाँ हो, ये एंगल आपका 90 डिग्री JI2X2। सिमिलर तरीके से अगर आप करंट के साथ सेम फेज में जाएंगे तो ये I1R1 होगा, और यहाँ से 90 डिग्री JI1X1, और यहाँ से इसके रिजल्टेंट ये आपका B1। ये लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, लाइन सीधी है, जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये ड्राइंग से सही नहीं बन पा रही है मेरे से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, या मैं इसको देखता हूँ ड्रॉ करके। अगर ये लाइन को हम यूज करें रेड को, और यहां से चले, हाँ इस तरीके से ये सही बन जाएगी। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ये जो
एंगल करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, ये करंट थोड़ी सी और आगे बढ़ा है, तब आपकी लाइन वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस तरीके से। तो उस केस में ये करंट आपकी V1 बन जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा इंडक्टिव। अगर हम कैपेसिटिव को ड्रॉ करें तो कैपेसिटिव कैसे बनेगा, फिर से हम अपने लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका वोल्टेज आ गया। वोल्टेज से करंट जो है वो फाई एंगल लीड करेगी, तो लीड करेगी तो करंट कहीं यहाँ आएगी, और इसके अपोजिट में एक करंट ये इसी के अपोजिट में आएगी। इस तरीके से हम इसको करंट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी नो लोड करंट हो जाएगी। आई नोट, ये आपकी फाई फाई हो गया। दिस इज V1 डैश, दिस इज E1 और E2, दिस इज V2, दिस इज I2। इन दोनों के बीच में एंगल फाई 2 हो जाएगा। दिस इज I2 डैश। इन दोनों के रिजल्टेंट से जो आपकी करंट ड्रॉ होगी दैट विल बी I1। अब I1 के रिजल्टेंट से V1 डैश जे I1R1, वो I1R1, और यहाँ से जे I1X1, और यहाँ से आपके पास दिस इज V1। ये आ गया आपके पास V1, और सेकेंडरी साइड में इसके पैरेलल में यहाँ से ये आ जाएगा I2R2, और यहाँ से ये पार्ट आ जाएगा जे I2X2। तो फिर से ये इसको थोड़ा सा एडिट हम कर लेते हैं। ये तो ये वाली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी E2। तो इस तरीके से हमारे पास कैपेसिटिव लोड के लिए फेजर डायग्राम बन जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। न्यूमेरिकल जो है इस पे बेस्ड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे। तो ओके।